अगले रोज बाद दोपहर होटल की इंतजामिया को इन इसराइली जासूसों की हलाकत का पता चला जो अमरीकियों के भेस में वहां रुके हुए थे। उनका दरवाजा मैंने बाहर निकलते वक्त अंदर से लॉक कर दिया था। दरवाजे पर डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड पहले ही से लटका हुआ था। वो तो हाउस कीपिंग वालों ने कई बार उनके कमरे के चक्कर लगाने के बाद जब बिलाखिर सफाई के लिए मास्टर चाबी से दरवाजा खोला और उन्हें सोते पाकर बेडशीट्स तब्दील करने के लिए उन्हें जगाना चाहा तो मालूम हुआ कि वो अबदी नींद सो चुके हैं। होटल में शोर मच गया। इंतजामिया ने फौरी पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने आकर तफ्तीश शुरू की तो उन्हें बताया गया कि कमरा अंदर से बंद था और हाउस कीपिंग वालों ने उसे खोला है। पुलिस को फौरी तौर पर कोई सुराग न मिल सका। उनकी लाशें उठवाकर सर्द खाने में भिजवा दी गईं। रस्मी कागजी कार्रवाई और होटल में ठहरे हुए मेहमानों की लिस्ट और मरने वालों का सामान लेकर पुलिस वापस चली गई। उनके शनाख्ती कागजात और पासपोर्ट भी पुलिस को न मिले, इसलिए होटल में तफ्तीश के दौरान अमेरिकन सिफारत खाने से भी पुलिस ने रुजू नहीं किया। मैं जानता था कि पुलिस कोई सुराग न मिलने पर खामोशी से वापस तो चली गई है, लेकिन उनकी फाइलों में अंधे कत्लों की फहरिस्त में 2 का मजीद इजाफा हो चुका है जिसे वो यूं ही हजम नहीं करेगी। और यही हुआ। मरियम को सारी वारदात की तफसील बताकर और उससे ये अहद करके कि आइंदा उसको जानते बूझते लाइल्म रख कर मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा। जब मैं रात गए अपने होटल वापस लौटा तो मालूम हुआ कि पुलिस की खासी बड़ी नफरी होटल में एसपी की सरबराही में मौजूद है और एसपी अपने मातहतों के साथ होटल के मुलाजमीन के अलावा वहाँ ठहरे हुए मेहमानों से भी पूछगिछ कर रहा है। सबके कमरों की तलाशी भी ली जा रही है। हर कमरे की तरह मेरे कमरे के बाहर भी एक सिपाही खड़ा था। दरवाजा खोलने पर वो मेरे साथ ही कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चंद मिनट यूं ही कमरे में गुजारे और कमरा बंद करके कॉफी शॉप में आ बैठा। कई मेहमानों से तफ्तीश करके जब मेरी बारी आई तो एसपी ने कॉफी शॉप में ही निहायत शराफत से मुझसे तफ्तीश का आगाज किया। मैंने उसे घड़ी घड़ाई कहानी सुनाई कि मैं मशरकी पाकिस्तान में चिटागोंग में था। जब सुकूत ढाका का सानेहा पेश आया तो मैं कई बरस चिटागोंग के पहाड़ी सिलसिले में चकमा कबाइल के मरकजी गांव रांगा माटी में रहा, क्योंकि चकमा कबाइल का सरदार राजा त्रिदेव रॉय मेरा गहरा दोस्त था। मैं चंद माह पहले ही खटमंडू पहुंचा हूं और पाकिस्तानी सिफारत खाने में रजिस्टर्ड पाकिस्तानी महाजिर हूं। एसपी ने मेरी सारी रुएदाद खामोशी से सुनी। अब सवालो जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एसपी ने पूछा, आप इतने महंगे होटल में ठहरे हुए हैं जबकि पाकिस्तानी महाजिर तो यहाँ खस्ता हाली में जिंदगी गुजार रहे हैं। मैंने कहा, महाजिर होने का मतलब ये नहीं कि वो माली तौर पर भी लाजमी कमजोर हों। मैं अपना तमाम सरमाया हमरा लाया हूँ और अपने मयार के मुताबिक रह रहा हूँ। मैं जरूरतमंद महाजिरों की माली इमदाद भी करता हूँ। एसपी ने कहा, जब आप माली तौर पर खुशहाल हैं तो अपना टिकट खरीद कर पाकिस्तान क्यों नहीं चले जाते? मैंने कहा, मेरा छोटा भाई भी ढाके में था और मैं उसी के इंतजार में यहाँ रुका हुआ हूँ। आखिरी इत्तलात के मुताबिक उसने भी ढाका में कहीं पनाह ले रखी है। वो यहाँ आ जाए तो मैं उसे लेकर फौरी यहाँ से चला जाऊंगा। एसपी ने कहा, हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तानी सिफारत खाने में आपके साथ खुसूसी तौर पर अच्छा बर्ताव किया जाता है। मैंने कहा, ये दुरुस्त है और इसकी वजह महज मेरी माली खुशहाली है। आपने भी इस होटल में अपनी तफ्तीश के दौरान मेरे साथ जो रवैया अपनाया है, ऐसा रवैया हर महाजिर के साथ यकीनन नहीं होगा। एसपी ने कहा, हमें आज ही किसी जरिए से एक भारतीय अखबार मिला है जिसमें आपकी तस्वीर के साथ ये लिखा है कि आप पाकिस्तानी महाजिर नहीं बल्कि पाकिस्तानी जासूस हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, एसपी साहब, भारत हमारा दुश्मन है। हमारी उससे 3 जंगें हो चुकी हैं। उसने हमारी गफलत और सियासी बेचैनी से फायदा उठाते हुए हमारे मुल्क के 2 टुकड़े कर दिए। जहां तक भारतीय अखबार में मेरी तस्वीर और पाकिस्तानी जासूस होने का लिखा है तो मुझे भी उसका इल्म है। ये बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। चिटागोंग में एक हिंदू मारवाड़ी से मेरी कारोबारी रकाबत थी। मशरकी पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन के बाद वो कलकत्ते भाग गया। जब मैं नेपाल आने के लिए बांग्लादेश से कलकत्ते पहुंचा तो वहाँ इत्तेफाकन चौरंगी के करीब उससे आमना सामना हो गया। वो बड़ी आओ भगत से मुझे मिला और रात को खाने की दावत दी। ये समझते हुए कि वो इन हालात में कारोबारी चपकलिश को भूल चुका होगा, मैंने उसकी दावत कबूल कर ली। एक बड़े रेस्टोरेंट में जब हम खाना खा रहे थे तो उसके फोटोग्राफर ने मेरी कई तस्वीरें उतार ली। खाने के बाद मैं वॉशरूम में गया। वापसी पर मैंने देखा कि कलकत्ता पुलिस के 2 ऑफिसर उसके पास खड़े थे। मैं समझ गया कि उसने मुझे पकड़वाने के लिए जाल बिछाया है। मैं वॉशरूम के रोशनदान से निकलकर अपने होटल गया और अफरा तफरी में होटल छोड़कर बजरिया ट्रेन पटना और फिर यहाँ पहुंचा। मुझे पकड़वाने में नाकामी के बायस झल्लाकर उस मारवाड़ी ने मेरी तस्वीर में मेरे चेहरे के साथ मुख्तलिफ लोगों के धड़ और एक तस्वीर में सिर्फ मेरा चेहरा किसी शख्स के चेहरे पर लगाकर जो किसी खातून के साथ बैठा हुआ है फोटो तैयार करवाए और अखबारों में शाया करवा दिए। एसपी यकीनी और बेयकीनी की कैफियत से 2-4 मेरी बातें सुन रहा था। मैंने उसे पूछा, एसपी साहब, आप तो मंझे हुए पुलिस ऑफिसर मालूम होते हैं, सच बताइए क्या मैं आपको जासूस दिखाई देता हूँ? मेरे जैसे कदो कामत के आदमी तो हजारों में फौरन
फौरन पहचाने जाते हैं और ऐसे इंसान को जासूस बनाना तो जासूसी के पहले उसूल के ही खिलाफ है। एसपी मेरी ये बात और अपनी तारीफ सुनकर खासा मुतासिर नजर आता था। उसने कहा, आप ठीक कहते हैं, दुश्मनी में लोग बहुत दूर तक चले जाते हैं, आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। और फिर हमारे पास आपके खिलाफ क्या सबूत है? सिर्फ एक भारतीय अखबार जिसमें आपकी फोटो और आपके खिलाफ इल्जामात शाया हुए हैं जो उनके बकौल आपने भारत में किए। नेपाल में आप पर कोई इल्जाम नहीं। अगर भारत को आपकी जरूरत है तो इंटरपोल के जरिए हमारी हुकूमत से राब्ता करें। अखबारों और खुसूसी तौर पर भारतीय अखबारों की खबरें तो तमाम तर झूठ पर मबनी होती हैं। बंदरगाह न होने की हमारी कमजोरी से फायदा उठाकर भारत हम पर ऐसी बातों को जवाज बनाकर नाजायज दबाव डालता है जिनका हकीकत में नामो निशान तक नहीं होता। अगर ये दो मरने वाले भारतीय होते तो फिर भी आप पर शक करने का कुछ जवाज बन सकता था, लेकिन ये दोनों तो होटल रजिस्टर के मुताबिक अमरीकी और कल ही चेक इन हुए हैं। इनसे आपकी दुश्मनी की कोई वजह न थी। मुझे अफसोस है कि मैंने आपको जहमत दी और आपका वक्त बर्बाद किया। ये कहकर वो उठ खड़ा हुआ, मुझसे हाथ मिलाया और होटल के दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया जो तफ्तीश के इंतजार में कॉफी शॉप में बैठे हुए थे। नेपाल के रस्म रिवाज के मुताबिक पुलिस या किसी भी सरकारी महकमे के अफसरान को तोहफे में अगर शराब पेश करें तो उसे रिश्वत या नाजायज तस्वुर नहीं किया जाता। मैंने होटल बार से सबसे महंगी स्कॉच विस्की की बोतल खरीदी और एसपी को जाकर बतौर तोहफा पेश की। सबके सामने उसने शुक्रिया से मेरा तोहफा कबूल किया। मेरे कहने पर उसने अपने एक मातहत को हुक्म दिया कि मेरे कमरे के बाहर खड़े सिपाही को फौरन हटा दिया जाए। अल्लाह पाक का करम था कि मैंने मरियम से गुज़श्ता रात उसे दिया हुआ असलहा वापस नहीं लिया था, वरना अगर मेरे कमरे की तलाशी होती तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाता। मैं सोच रहा था कि आज से पहर इन अमरीकियों की हलाकत का पता चला और चंद घंटों के अंदर ही मेरी तस्वीर वाला अखबार पुलिस को पहुंचा दिया गया। यकीनन कोई मेरे खिलाफ इल्जामात और सबूत इकट्ठे किए बिल्कुल तैयार बैठा है। ये सिर्फ भारतीय सिफारत खाना ही हो सकता था, लेकिन सिफारत खाने को भी इतनी जल्द किसने इत्तला दी? ये यकीनन होटल मुलाजिमीन में से कोई होगा जो तमाम खबरें भारतीय सिफारत खाने को पहुंचाता था, वरना अमरीकियों के हलाक होने से भारतीय सिफारत खाने का क्या वास्ता और अमरीकन सिफारत खाने में मेरी तस्वीर वाले अखबार का क्या काम? अब मुझे होटल मुलाजिमीन में से उस भारतीय एजेंट का सुराग लगाना था जो किसी वक्त भी मेरे लिए इंतहाई नुकसानदेह साबित हो सकता था। अपने चीनी दोस्तों को मैंने होटल में पुलिस देखते ही बाहर ही से रुखसत कर दिया था। उनके लिए कमरा भी मैंने अपने नाम से ही बुक किया था। मुझे अपना असलहा खुसूसन पिस्टल साथ रखने की ऐसी आदत पड़ चुकी थी कि उसके बगैर मैं खुद को अधूरा महसूस करता था। अपनी जिंदगी बचाने के लिए मैंने उसका भरपूर इस्तेमाल किया था और अब भी हालात ऐसे थे कि मुझे किसी वक्त भी उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैं रात 1 बजे तक अपने कमरे में रहा और फिर चीनी दोस्तों के कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह मैंने मरियम को गुज़श्ता रात पुलिस की कार्रवाई बताई। वो बहुत मुतफक्किर थी। मैं भी जानता था कि गैर महसूस तरीके पर मेरे गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। दुश्मन अगरचे अब तक अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सका था, लेकिन उसके एजेंटों की पै दर पै हलाकतों ने उसे अगर एक तरफ सरासीमा कर दिया था तो दूसरी तरफ उसकी इंतकामी आग और ज्यादा भड़क उठी थी। पुलिस को इतनी फुर्ती से मेरी तस्वीर वाला भारतीय अखबार भेजने से साफ जाहिर था कि मेरी हर हरकत पर खुफिया निगाह रखी जा रही है। मैं समझा था कि खटमंडू में मेरे अब तक जिंदा बचे रहने की वजह अल्लाह पाक के करम के अलावा DMI की मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की हिदायत भी थी, वरना भारतीय सिफारत खाने के इतने वसी जासूसी निजाम को चलाने वालों के लिए मुझे हलाक करना बहुत आसान था। मुझे जिंदा गिरफ्तार करने की कोशिशों में अब तक उनके 20 एजेंट मौत की भेंट चढ़ चुके थे। पै दर पै नाकामियों से झल्ला कर वो मुझे हलाक कर देने का फैसला भी कर सकते थे। मरियम को मैंने अपने खदशात तो नहीं बताए, लेकिन अपने पिस्टल के फालतू मैगजीन और जहरीली सुइयों वाला डिब्बा ले लिया। ये सब कुछ देते हुए मरियम ने मुझे बेहद मोहतात रहने की तलकीन की। उसने जब कहा कि अब दुश्मनों के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं रहा कि तुम्हारी जिंदगी लेने की कोशिश करें, मैं हैरान रह गया कि उसकी और मेरी सोच कितनी मिलती थी। मरियम को तसल्ली देकर जब मैं वापस लौटने लगा तो उसने मेरे चीनी दोस्तों को बुलाया और चीनी जबान में उन्हें काफी देर तक मेरी हिफाजत के लिए हिदायत देती रही और उन्हें इसराइलियों के 2 रिवॉल्वर और गोलियां भी दे दी। मरियम से रुखसत होकर हमने पाकिस्तानी सिफारत खाने का चक्कर लगाया और फिर शेर पंजाब रेस्टोरेंट चले गए। दिन का खासा हिस्सा आवारागर्दी करते हुए दोपहर हम अन्नपूर्णा होटल वापस आए और मैं अपने कमरे में चला गया। ठीक 4 बजे भारतीय मिलिट्री अटैची का फोन आया। उसने पूछा कि अगर मेरी कोई और मसरूफियत न हो तो कैप्टन मान के साथ वो 5 बजे मुझे मिलना चाहता है। मैंने उसे आने की दावत दे दी। मेरे लिए ये मौका गनीमत था कि कर्नल आनंद से मिलकर इसराइलियों की हलाकत पर उसके रद्द अमल का जायजा ले सकूं। ठीक 5 बजे मैं कॉफी शॉप में पहुंच गया।
थोड़ी देर में ही कर्नल आनंद आ गया। उसके साथ मेजर बासु और कैप्टन मान भी थे। कर्नल आनंद ने कहा कि मेजर बासु गुज़श्ता मुलाकात में तलखी की माजरत करने के लिए आए हैं। मेजर बासु ने कहा, मिस्टर आसिफ, आई एम सॉरी फॉर माई बिहेवियर ऑन दैट डे। मैंने जवाब दिया, इट्स ऑल राइट, और उन्हें बैठने के लिए कहा। वेटर को मैंने सबके लिए कॉफी और पैटीज वगैरह लाने का ऑर्डर दिया। कर्नल आनंद ने अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी में मिली जुली गुफ्तगू शुरू की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातें करते हुए कर्नल आनंद ने गुफ्तगू का रुख सुकूत ढाका और सियासी लीडरों की तरफ मोड़ा। मैं कोशिश करूंगा कि कमोबेश कर्नल आनंद के अल्फाज में ही उस शाम की गुफ्तगू बयान करूं, क्योंकि उस रोज ज्यादा वक्त वो ही बोलता रहा और जब वो रुखसत हुए तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए। कर्नल आनंद ने सुकूत ढाका से पहले के पाकिस्तान के सियासी हालात का जिक्र करते हुए कहा, मिस्टर आसिफ, गो कि ये आपके मुल्क का अंदरूनी मामला है जिसके मुतालिक अपनी राय जाहिर करने का हमें कोई हक नहीं, लेकिन मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारा मुल्क भी शामिल था। इस हवाले से मैं ये बात कर रहा हूँ। उस वक्त पाकिस्तान का सदर जनरल याह्या खान था, जिसकी अय्याशी और शराबी कबाबी होने की दास्तानें दुनिया भर के अखबारात और रसायल में शाया हो चुकी हैं। मेरे पास टाइम्स और न्यूज वीक के वो शुमारे मौजूद हैं जिनमें याह्या खान की रंगीली और अल्फ लैलवी दास्तानें छपी हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये मैगजीन भेंट कर सकता हूँ। पाकिस्तानी अवाम ने अपने दोनों बाजुओं के इलेक्शन में दो पार्टियों को सबसे ज्यादा वोट दिए, यानी अवामी लीग को मशरकी पाकिस्तान में और पीपल्स पार्टी को मगरबी पाकिस्तान में। दोनों पार्टियों के मंशूर में उमरा और जागीरदारों से मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर अवाम की हालत बेहतर बनाने और गरीब अवाम को रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी सहूलत देने का वादा था। मुजीबुर रहमान की अवामी लीग को सबसे ज्यादा वोट मिले और इस पार्टी के मंशूर में अलहदगी का इशारा तक न था। उसूली तौर पर हुकूमत की बागडोर अवामी लीग को सौंप दी जानी चाहिए थी, क्योंकि उस पार्टी ने सूबाई सतह पर नहीं बल्कि मुल्की सतह पर इलेक्शन लड़ा और वाज़े कामयाबी हासिल की थी। लेकिन हुआ क्या? पीपल्स पार्टी के जुल्फिकार अली भुट्टो आड़े आ गए और मुल्की सतह के इलेक्शन को सूबाई इलेक्शन बनाकर इधर हम उधर तुम का नारा लगा दिया। हालांकि अगर मुजीब को हुकूमत दी जाती तो वो सिर्फ मशरकी पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनता और दोनों बाजुओं का मुश्तरका मफाद उसके पेश नजर होता। लेकिन हुकूमत सौंपने की बजाय उसे गिरफ्तार करके मगरबी पाकिस्तान ले जाया गया। क्या आप आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में कोई एक भी ऐसी मिसाल दे सकते हैं जिसमें अक्सरियती पार्टी के लीडर को चीफ एग्जीक्यूटिव बनाने की बजाय जेल में डाल दिया गया हो? कर्नल आनंद जरा देर के लिए थमा। वो अपनी गुफ्तगू या बेहतर अल्फाज में लेक्चर का मुझ पर असर देखना चाहता था और मेरी हालत ऐसी थी कि मैं सच की कड़वाहट बड़ी मुश्किल से निगल रहा था। कर्नल आनंद अपना लेक्चर जारी रखते हुए बोला, याह्या खान के इस अमल को मशरकी पाकिस्तान के वोटरों ने इंतहाई संजीदगी और जज्बाती तौर पर महसूस किया था। हमारे लिए ये सुनहरी मौका था और हमने उन्हें इस बात का भरपूर यकीन दिला दिया कि मशरकी पाकिस्तान वाले चाहे हारें या जीतें, हुकूमत हमेशा मगरबी पाकिस्तान वाले ही करेंगे। याह्या खान के फौजी होने और मार्शल लॉ को बुनियाद बनाकर हमें मशरकी पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी फौज के खिलाफ भड़काने का अच्छा मौका मिल गया था। उन दिनों पाकिस्तान में ऐसे सियासी उजूबे हो रहे थे जिनकी दुनिया भर में मिसाल नहीं मिलती। अक्सरियती पार्टी के लीडर को जेल में डाला गया। लाखों बंगालियों बल्कि मशरकी पाकिस्तानियों को महज इस जुर्म में गोलियों का निशाना बनाया गया कि वो बंगाली बोलते थे। भुट्टो को सिविल चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया। ये नया ओहदा भी दुनिया में पहली बार मार्ज़े वजूद में आया था। मसला कश्मीर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 जंगों ने दोनों मुल्कों को एक दूसरे का दुश्मन बना रखा था। पाकिस्तान की सालमियत और दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत के टुकड़े करने को जब भुट्टो, मुजीब और याह्या खान ही दर पे थे तो हम क्यों खामोश रहते? हमने तीनों की पीठ थपकी, माली और मादी इमदाद दी और जब जरूरत पड़ी तो अपनी फौज भी झोंक दी। मिस्टर आसिफ, जरा गैर जानिबदार होकर सोचिए। मुजीब को हमने नहीं बल्कि याह्या खान ने जेल में डाला था। सलामती काउंसिल में भुट्टो साहब को पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए एन उस वक्त शदीद फ्लू हो गया था जब पाक भारत जंग फैसला कुन मोड़ पर पहुंच चुकी थी और पोलैंड की करारदाद जिसमें फौरी जंग बंदी, दोनों मुल्कों की अफवाज को वापस उनकी सरहदों में जाने और मशरकी पाकिस्तान का सियासी तस्फिया करने का कहा गया। इस करारदाद को दोनों सुपर पावर्स यानी रूस और अमेरिका की तायद हासिल थी, लेकिन भुट्टो साहब ने उसे फाड़ा था। हालांकि इस करारदाद के मुताबिक भारतीय अफवाज को जो ढाका के मज़ाफात में पहुंच चुकी थी और यकीनी फतह से हमकनार होने वाली थी, वापस भारतीय सरहदों में लौटना पड़ता, जबकि पाकिस्तानी अफवाज मशरकी पाकिस्तान में ही रहती। मगरबी पाकिस्तान का 5000 मुरब्बा मील का इलाका भी पाकिस्तान को वापस मिल जाता। पाकिस्तानी अफवाज को हथियार डालने न पड़ते और न ही 90,000 जंगी कैदी बनते। लेकिन भुट्टो ने ये सब जिल्लत व ख्वारी मंजूर की, सिर्फ मगरबी पाकिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करने की ख्वाहिश में।
मिस्टर आसिफ, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि पाकिस्तान और भारत दोनों के लीडरों को जब अपनी कुर्सी डगमगाती हुई दिखाई देती है तो वो उसे सहारा देने के लिए पाक भारत जंग की बातें शुरू करके अवाम की तवज्जो मुल्की मसाइल से हटा देते हैं। लेकिन हमारे और आपके लीडरों में एक बहुत बड़ा फर्क है। पाकिस्तान और भारत को आजादी मिले आज 28 साल हो चुके हैं। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वो स्वर्गवास हुए तो लाल बहादुर शास्त्री दूसरे प्रधानमंत्री बने। उन्होंने पंडित जी की मुल्की सेवा को बहुत सराहा और कहा कि वो पंडित जी के ट्रैक्स पर ही भारत की सेवा करेंगे। और यही अल्फाज श्रीमती इंदिरा गांधी ने लाल बहादुर शास्त्री के स्वर्गवास होने पर प्रधानमंत्री बनकर शास्त्री जी के लिए कहे। हमारे मुल्क में इन 28 वर्षों में 3 हुकूमतें बदली और वो भी प्रधानमंत्रियों के स्वर्गवास होने की वजह से। इस दौरान आपके मुल्क में 11 हुकूमतें बदली। हर हुकूमत का तख्ता उल्टा गया। हर नए इख्तिदार संभालने वाले ने पिछलों को कोसा, उन्हें बेहद बुरा भला कहा और उन पर मुल्क दुश्मनी के बदतरीन इल्जाम लगाए। हमारे और आपके लीडरों में फर्क ये है कि अपनी जाती कमजोरियों के बावजूद हमारे लीडर अपने मुल्क के वफादार हैं, जबकि आपके लीडर अपने मुल्क के भी वफादार नहीं। अगर हमें मुजीब और भुट्टो की आशीर्वाद मुयस्सर न होती तो हम कभी भी जंग में न कूदते। हम पाकिस्तानी अफवाज की दलेरी और हुब्बुल वतनी से 65 की जंग में बखूबी वाकिफ हो चुके थे। हमें इल्म था कि पाकिस्तानी फौज कट तो सकती है लेकिन पीठ नहीं दिखा सकती। ये सिर्फ आपके मकबूल तरीन लीडरों की थपकी और सब्ज झंडी थी जिसने हमें पाकिस्तान की सियासी बेचैनी से फायदा उठाने का मौका दिया। कर्नल आनंद और उसके साथियों से मेरी गुफ्तगू काफी देर जारी रही। जब वो रुखसत हुए तो मेरे लिए एक बड़ा सवालिया निशान छोड़ गए थे जिसे मैं आज तक अपने दिलो दिमाग से खुरच न सका। शायद आप सुनने वाले इस सवाल का मुनासिब जवाब दे सकें। कॉफी शॉप में काफी देर तक बैठा मैं भारतीय फौजी अफसरान से आज की गुफ्तगू के मुतालिक सोचता रहा। कर्नल आनंद ने दरअसल गुज़श्ता मुलाकात के दौरान मेरी कही हुई बातों का आज जवाब दिया था। सुकूत ढाका से पहले पाकिस्तान के सियासी हालात, हमारे लीडरों की खुदगर्जी और पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ उनकी साजिशें जिनके नतीजे में पाकिस्तान दोलख्त हुआ, इनको दोहराकर कर्नल आनंद ने मुझे बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम को आईना दिखाया था। उसने सब कुछ 100% सही कहा था। किसी हकीकत को महज इसलिए झुटलाया नहीं जा सकता था कि वो दुश्मन के मुंह से निकली है। मैं सोच रहा था कि भारत को खुद हमने ये मौका फराहम किया है कि इन हकायक की रोशनी में नापुख्ता ज़हन नौजवानों की ब्रेन वॉशिंग करे जिसमें वो 100% कामयाब रहा। भारत ने पाकिस्तानी जवानों की ब्रेन वॉशिंग का सिलसिला हमेशा जारी रखा और आज भी पाकिस्तान के दाखिली इंतशार, सियासी कमजोरी और अपने मजबूत प्रोपेगेंडे के बायस वो इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि 65 की पाक भारत जंग में यकजान होकर लड़ने वाली कौम आज बीसियों सियासी, मजहबी और लिसानी जमातों में बढ़ चुकी है। सबका अपना अपना अलहदा रास्ता है। इनमें नफरत की दीवारें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि उन्हें इन दीवारों के पार कुछ दिखाई नहीं देता। ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर मारज़ वजूद में आने वाले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में सियासी, लिसानी और मजहबी इख्तलाफात को दुश्मन ने इतनी हवा दी है कि आज पाकिस्तानी मुसलमान एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और इस हकीकत को बिल्कुल फरामोश कर बैठे हैं कि उनकी शनाख्त पाकिस्तान है। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान ही न रहा तो उनकी शनाख्त भी बाकी न रहेगी। मैं आपको हल्फिया कहता हूँ कि भारत में DMI की कैद के दौरान मुझसे एक बार भी मेरा मसलक, सियासी नजरियात और आबाई वतन या सूबे का नहीं पूछा गया। मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ने के लिए मेरा सिर्फ पाकिस्तानी और मुसलमान होना काफी था। आज पाकिस्तानी कौम के बेशतर अफराद मसला कश्मीर को एक डेड इशू समझते हैं। ये भी भारतीय प्रोपेगेंडे का कमाल है, वरना अगर कश्मीर एक डेड इशू होता तो 1948 में मकबूजा कश्मीर में तैनात 20,000 भारतीय फौज की तादाद आज बढ़कर 9 लाख न होती। कर्नल आनंद से मेरी कई मुलाकातें हुई। हर मुलाकात में उसकी बातें मैं खामोशी से सुनता रहता और अगर जवाब देता भी तो इंतहाई मुख्तसर और उसकी तवक्को के मुताबिक। कर्नल आनंद समझ रहा था कि मेरी खामोशी की वजह यह है कि मैं उसकी ब्रेन वॉशिंग के ज़ेरे असर आ चुका हूँ, जबकि मैं चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा बोले ताकि मैं भारतीय प्रोपेगेंडे की वुसअत और गहराई के आखिरी सिरे तक पहुँच सकूँ। कर्नल आनंद से अपनी हर मुलाकात की तफसीली रिपोर्ट मैं अपने सिफारत खाने और महकमे को बाकायदगी से भेजता था। ऐसी ही एक मुलाकात के दौरान कर्नल आनंद ने ये सोचते हुए कि मैं उसके दलाइल से खासा मुतासिर हो चुका हूँ, एक कदम आगे बढ़ाया और मुझसे पूछा कि भारतीय सिफारत खाने में हमने किन लोगों को प्लांट कर रखा है। उसका कहना था कि बहैसियत मिलिट्री अटैची के उसके फराइज में शामिल है कि अपने सिफारत खाने को ऐसे लोगों से पाक रखे और ये मेरा उस पर जाती एहसान होगा अगर मैं इस मामले में उसकी मदद करूँ। होटल में पहली मुलाकात के दौरान मैंने कर्नल आनंद और उसके जूनियर्स पर उनके सिफारत खाने, DMI और तीनों अफवाज के हेडक्वार्टर्स में लीकेज और पाकिस्तानी पेरोल पर काम करने वालों का ऐसा मुदल्लल जिक्र किया था कि उन्हें मेरी बातों पर यकीन आ गया।
वैसे भी ये इंसानी फितरत है कि किसी राह चलते को अगर आप यूं ही कह दें कि तुम्हारी कमीज या शलवार फटी हुई है तो वो ये जानते हुए भी कि ऐसा नहीं हो सकता जरूर अपने लिबास को चेक करेगा। मैं जानता था कि मेरी उस रोज की गुफ्तगू जाया नहीं गई और उन तमाम महकमों में जिनकी मैंने निशानदही की थी यकीनन सरासीमगी फैल चुकी होगी और उन जगहों पर काम करने वाला हर शख्स दूसरे को शक की निगाह से देखता होगा। मैंने कर्नल आनंद को कहा, दिस इज टू अर्ली टू टच दिस सब्जेक्ट। फिर हंसते हुए कहा, कर्नल तुम ही पहल कर दो ताकि मैं तुम्हारे ज़ेरे एहसान हो जाऊं। इस होटल में तुम्हारे प्लांटेड आदमी को अगरचे मैं पहचान चुका हूं और उसका मैं बुरा हशर करने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से उसका नाम सुनकर मुझे ये यकीन हो जाएगा कि तुम मुझसे सच्चाई और दयानतदारी से मेल मुलाकात बढ़ा रहे हो जो आगे जाकर एतमाद का वो मकाम भी हासिल कर सकती है जहां मैं तुमको ऐसे सरबस्ता राज भी बता दूं जिन्हें सुनकर तुम अंगुश्त बदनदा रह जाओ। कर्नल आनंद ने जवाब दिया, लेकिन हमारा तो कोई आदमी भी इस होटल में नहीं है। मैंने कहा, इतनी मामूली बात को जिसे मैं जान भी चुका हूँ तुम अगर मुझसे छुपाना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी है। मैं तुमसे इस बारे में मजीद बात नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें ये यकीन दिलाने के लिए कि मैं उस आदमी को पहचान चुका हूँ उसके बेजान जिस्म का तोहफा तुम्हें जरूर भेजूंगा। मैंने लापरवाही बरतते हुए कर्नल आनंद को जवाब दिया। कर्नल आनंद ने सरबस्ता राजों तक पहुंचने की सीढ़ी पर पहला कदम ही उल्टा पड़ते देखा तो फौरन पैंतरा बदल कर बोला, बहुत मुमकिन है कि मेरी लाइल्मी में मेजर बासु ने ये काम किया हो। मुझे भगवान की सौगंध है, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मैं इस बारे में पूरी जानकारी करके तुम्हें बताऊंगा। अभी कोई ऐसा वैसा कदम ना उठाना, कल शाम तक तुम्हें सही हकीकत मालूम हो जाएगी और अगर मेजर बासु ने कोई आदमी इस काम के लिए एंगेज कर रखा है तो उसे फौरन हटा दिया जाएगा। कर्नल आनंद मेरी तोहफा भेजने की धमकी से भी घबरा गया था। उसकी बातों से मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि होटल में जरूर कोई आदमी प्लांटेड है। मैंने तो अंधेरे में तीर चलाया था लेकिन वो ठीक निशाने पर जाकर लगा। कर्नल आनंद के जाने के बाद मैं टहलते टहलते होटल के टेलीफोन ऑपरेटर के कमरे में गया। बगैर किसी तमहीद के मैंने उसे 500 रुपए दिए और कहा कि मुझे अमरीकियों के हलाक होने वाले दिन बाद दोपहर की जाने वाली तमाम आउट गोइंग कॉल्स और करने वालों की लिस्ट चाहिए। रुपए में बड़ी कशिश है। ऑपरेटर ने पैसे जेब में रखे और उस रोज रात के 12 बजे तक की जाने वाली कॉलों की लिस्ट, जिसमें कॉल करने वालों के कमरों के नंबर और होटल स्टाफ के नाम जिन्होंने उस रोज फोन किए थे और तमाम कॉलों के नंबर दर्ज थे, मुझे दे दी। उसकी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट में बाद दोपहर से रात 12 बजे तक थी। मैंने उसे ये लिस्ट अगले रोज उसकी ड्यूटी के दौरान लौटाने का वादा किया और अपने कमरे में चला आया। भारतीय सिफारत खाने के नंबर मैंने डायरेक्टरी से निकाले और लिस्ट से मिलाने लगा। उस रोज दोपहर से लेकर रात 11 बजे तक भारतीय सिफारत खाने को 3 फोन किए गए थे और ये फोन किसी गेस्ट ने नहीं बल्कि होटल के एक मुलाजिम ने किए थे जो हाउस कीपिंग में मुलाजिम था। ये मालूमात मुझे दूसरे रोज मिली। उसकी ड्यूटी सेकंड शिफ्ट की थी। सेकंड शिफ्ट के दौरान मैंने उसका पता किया तो मालूम हुआ कि वो नहीं आया और मेरे खटमंडू में कयाम के आखिरी दिन तक न तो वो ड्यूटी पर आया और न ही अपने वाजिबात लेने के लिए उसने होटल इंतजामिया से राब्ता किया। कर्नल आनंद से अगली मीटिंग के दौरान मैंने कहा कि तुमने मुझे तोहफा भेजने की जहमत से बचा लिया और उस हाउस कीपिंग के मुलाजिम की जान भी बच गई। कर्नल आनंद ने खिसियाने लहजे में जवाब दिया कि हमारी इतनी तारीफ तो करो कि बाज बातों में हम भी तेज हैं।